हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म पर। और बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे, जो कि है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। हम सभी को पता है तत्व, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट, ये क्या होता है? एक ही प्रकार के एटम यानी परमाणु से बने पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व। और तत्व में धातु, अधातु, उपधातु, तीन चीज़ जो है वो आता है। यानी तत्व ऐसा कह सकते हैं तीन तरह के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु में दो उपधातु का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, Ze। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम। अधातु में आपको याद रखना है ये सारे। सोच NPX से याद करेंगे। सोच यानी सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, X का मतलब हाइड्रोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और धातु तो आप जानते ही होंगे पोटासियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम एट्सेट्रा। तो ये सारे क्या होते हैं? अब देखिए, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत में मेनली हम पढ़ते हैं धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारी जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, पाए जाने वाले तत्वों का क्रम, तत्वों का क्रम कि कौन कितना पाया जाता है। तो OCl से याद रखिएगा। OCl का मतलब हुआ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उससे थोड़ा कम सिलिकॉन और उससे थोड़ा कम एल्युमिनियम। पूछेगा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, तो ऑक्सीजन। सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु, तो भी ऑक्सीजन। सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु, तब क्या हो जाएगा अगर उपधातु बोलेगा तो हो जाएगा सिलिकॉन। और सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है। इसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। ये किसका सूत्र होता है? बॉक्साइट का, जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। अब देखिए, पृथ्वी है तो पृथ्वी से जिस पदार्थ को हम लोग निकालते हैं उसे कहते हैं अयस्क। और इस अयस्क से हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले हर एक ऐसे पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा होती है उसे हम लोग खनिज कहते हैं। परंतु सभी खनिज से धातु की प्राप्ति करना लाभकारी नहीं होता है। कई बार खुदाई में ही इतना अधिक पैसा खर्च हो जाता है कि खुदाई में ही इतना अधिक पैसा खर्च हो जाता है कि हमारी लागत जो है वो अधिक हो जाती है और हमें उसको बेचने के बाद नुकसान ही हो जाता है। तो ऐसे खनिज जिससे धातु को प्राप्त करना हमारे लिए लाभकारी होता है, उस तरह के खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं। यानी हर एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, केवल वही खनिज जिससे धातु को प्राप्त करना लाभकारी हो उसे कहते हैं अयस्क। परंतु जितना भी अयस्क होगा वो खनिज होगा, क्योंकि सब में धातु की मात्रा होगी। तो एक स्टेटमेंट आता है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे अयस्क को हम मिट्टी से निकालेंगे तो इसमें मिट्टी हो गया, बालू हो गया, इस सब का कण पाया जाता है। इस सारे कण को हम लोग कहते हैं अधात्री, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं गैंग। तो गैंग या अधात्री क्या होता है भाई? गैंग या अधात्री क्या होता है? अयस्क को जब हम लोग मिट्टी से प्राप्त करते हैं तो उसमें मिट्टी या बालू के जो कण पाए जाते हैं उसे ही अधात्री या गैंग कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा पित्तल का लोटा है, इसको हमने निकाला तो इसमें मिट्टी लगा हुआ था, तो इसमें हम डाल दिए पानी डालेंगे तो पानी मिट्टी के साथ मिल जाएगा और फिर वो दोनों क्या हो जाएगा? मल के रूप में, मल यानी गंदगी के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो वैसे ही अयस्क जब हम निकालते हैं तो उसमें अशुद्धि होता है जिसे गैंग कहते हैं, और इसको निकालने के लिए उसमें हम लोग मिलाते हैं फ्लक्स, जिसे कहते हैं गालक।
और गालक और फ्लक्स दोनों आपस में मिल के बनाता है धातुमल। कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा गया। धातुमल को ही हम लोग कहते हैं स्लैग। तो कई बार पूछा गया स्लैग क्या होता है। देखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, बालू आदि के कण को अधात्री या गैंग कहते हैं। अधात्री या गैंग को हटाने के लिए अयस्क में जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे गालक या फ्लक्स कहते हैं। गालक या फ्लक्स अधात्री या गैंग के साथ मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे ही धातुमल कहते हैं। और धातुमल के रूप में अयस्क की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और अयस्क को शुद्ध करने की प्रक्रिया जो है, शुद्ध करने की प्रक्रिया, अयस्क को शुद्ध करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। अयस्क का सांद्रण। तो जब भी वर्ड यूज होगा अयस्क का सांद्रण तो आप समझ जाइएगा अयस्कों को शुद्ध करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, फेन उत्प्लावन, फेन उत्प्लावन। एक सेकेंड, इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सर्दी से हाल ख़राब है। अयस्क के सांद्रण का पहला प्रक्रिया है फेन उत्प्लावन और दूसरा प्रक्रिया जो इम्पोर्टेंट है वो है निच्छालन। देखिए, फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग जो है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में होता है। सल्फाइड अयस्क यानी ऐसे अयस्क जिसमें सल्फर पाई जाती है, एस। और निच्छालन प्रक्रिया का इस्तेमाल एल्युमिनियम के बॉक्साइड अयस्क के सांद्रण में किया जाता है। ठीक है ना। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2 नंबर में आपसे पूछ ले या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। तो जैसे फेन उत्प्लावन विधि में क्या होता है, इस दोनों को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली मान लीजिए यह बीकर है और इसमें हमने सल्फाइड अयस्क का चूर्ण मिला दिया और उसको पानी में मिलाकर सल्फाइड अयस्क का जलीय विलयन तैयार किया। सल्फाइड अयस्क का जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन हमने क्या किया भाई, तैयार कर लिया। अब ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम कुछ चीज़ें मिलाते हैं। जैसे इसमें हम तेल मिलाते हैं। तेल में क्या चीज़ भाई, पाइन, तारपीन, ये सब पहाड़ी इलाका में मिलने वाला पौधा है। पाइन, तारपीन या फिर वसा अम्ल मिला दिए, मान लीजिए वसीय अम्ल। तो ये सारी तेलीय पदार्थ मिला देंगे और उसके बाद अगर इसमें क्या करते हैं हम लोग, वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं, माने फूंक देते हैं। अगर इसमें क्या प्रवाहित करते हैं, वायु का झोंका। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम ये वसाम्ल वगैरह मिलाते हैं, तेल वगैरह, तो ये हो गया एक तरह से शैम्पू का काम करेगा। और शैम्पू पानी में मिला के फूंक देंगे तो क्या हो जाएगा, फेना बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, झाग। और सल्फाइड अयस्क की एक खासियत है कि इतना हल्का होता है कि जब फेन के ऊपर जाके ये क्या होते हैं, शुद्ध सल्फाइड अयस्क के कण फेन के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। इसीलिए तो इसे फेन उत्प्लावन विधि से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तारपीन का तेल वगैरह मिला देते हैं। इसके अलावे हम यहाँ पे 2 मुख्य चीज़ मिलाते हैं विलयन में। एक हम लोग मिलाते हैं फेन अस्थायीकारी, और फेन अस्थायीकारी के रूप में हम लोग क्रिसॉल और एनिलीन मिलाते हैं। क्रिसॉल और एनिलीन 2 ऐसा रसायन है जो फेन बनेगा तो उसको जल्दी टूटने नहीं देगा। जितना अधिक देर तक फेन रहेगा उतना अधिक फेन के ऊपर जो है सल्फाइड अयस्क के शुद्ध कण जाके चिपकते रहेंगे, चिपकेंगे। तो फेन अस्थायीकारी मिला देते हैं किस में, इसी विलयन में। हे भगवान। तो फेन अस्थायीकारी मिला देने के बाद क्या होता है कि फेन जो होता है वो बनता है तो जल्दी टूटता नहीं है। उसके बाद जब ये फेन उत्प्लावन विधि में जो है हमें ये लगता है कि सल्फाइड के शुद्ध अयस्क ऊपर कहाँ आ गए हैं, फेन के ऊपर जमा हो गए हैं और नीचे इसकी अशुद्धियाँ पानी में मिलकर नीचे बैठ गई है। तब इस सारे फेन को वापस से अलग कर लिया जाता है और इसको जल्दी सुखाने के लिए इसमें अम्ल मिला दिया जाता है। अम्ल में सुखाया जाता है। जब इसको अम्ल में सुखाया जाता है तो सूखने के बाद हमें फेन तो सूख जाता है और हमें शुद्ध सल्फाइड अयस्क के कण प्राप्त हो जाते हैं।
इस विधि से अयस्क के सांद्रण को हम लोग कहते हैं फेन उत्प्लावन विधि। दूसरा आपका निच्छालन, तो निच्छालन को भी समझ लीजिए। देखिए निच्छालन ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे मान लीजिए हमारा अयस्क है ए और इसमें अशुद्धि मिला हुआ है बी। अब इसका हम लोग चूर्ण बना लेंगे और इसमें हम एक ऐसा इसको जो है एक ऐसे विलयन में घोलेंगे जिसमें ए तो घुल जाएगा बट बी जो है वो धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाएगा और फिर छान करके बी को अलग कर लेंगे और ए हमारा जो है शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया ही होती है निच्छालन। तो कोई अगर आपसे पूछेगा भाई निच्छालन क्या है तो कहेंगे अयस्क और उसमें मौजूद गैंग यानी क्या हो जाएगा अधात्री यानी अशुद्धि को पूर्णतः चूर कर उसे उपयुक्त विलायक में घोलना जिससे अयस्क तो घुल जाए परंतु अशुद्धि या जैसे अधात्री यहाँ कहेंगे, अशुद्धि या अधात्री है, अशुद्धि नीचे बैठ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग निच्छालन कहते हैं। अब आपको पता है कि इसके द्वारा हम लोग एल्युमिनियम यानी कि एल्युमिनियम का सांद्रण करते हैं, एल्युमिनियम के बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण। तो जैसे मान लीजिए ये बॉक्साइड अयस्क है Al2O3, इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा Al2। तो इसको जो है NaOH के साथ सही तरीके से क्या कर दिया जाता है, NaOH में घोल दिया जाता है। ऐसा करने से ये बना लेता है सोडियम एल्यूमिनेट। ऐसा करने से ये क्या बना लेता है सोडियम एल्यूमिनेट। और जब सोडियम एल्यूमिनेट को हम लोग क्या करेंगे एक सेकेंड ओके, तो जो है बॉक्साइड को Al2O3 × 2H2O को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा Al2O3, जिसे NaOH में शुद्ध तरीके मतलब घोल दिया जाता है। NaOH जल के तरह होता है तो इसमें घोल लेने से क्या होता है सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, यानी ये घुल गया अच्छे से, अशुद्धियाँ इसकी बाहर निकल जाएगी। अब ये घुला हुआ जो है इसको क्या कहते हैं जल में और तो यहाँ पे जल भी बनेगा, इसको जल में और तोड़ने से जो है हमें प्राप्त होता है AlOH का होल थ्राइस यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे गर्म कर देंगे तो हमें Al2O3 प्राप्त हो जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा जल। यहाँ पे साथ में बन जाता है NaOH। तो NaOH के विलयन में ये हो रहा है तो NaOH हमें बनता भी है जल में घुलने के बाद ये। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये है अशुद्ध ऑक्साइड से प्राप्त Al2O3 और ये बाद में जो है ये क्या हो जाता है, यही हमको मतलब बाद में बचता है विलय होने के बाद, तो ये हो जाता है शुद्ध बॉक्साइड। इसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिना जो है वो शुद्ध बॉक्साइड होता है। तो एल्यूमिना हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रक्रिया से। किस प्रक्रिया से? निच्छालन प्रक्रिया क्या है? अयस्क और उसमें मौजूद अधात्री को पूर्णतः चूर कर उसे उपयुक्त विलायक में घोलना जिससे अयस्क तो घुल जाए परंतु अशुद्धि नीचे बैठ जाता है और फिर उस घुले हुए अयस्क को पुनः शुद्ध रूप में प्राप्त करना क्या कहलाता है? निच्छालन। जैसे बॉक्साइड अयस्क है, इसको गर्म करके Al2O3 प्राप्त करते हैं जिससे NaOH में अच्छे तरीके से घोलने से सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और जल बनता है और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में NaOH बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने से हमें शुद्ध एल्यूमिना के रूप में जो है बॉक्साइड के सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों पढ़ लिए। अयस्क का सांद्रण खत्म हो गया। अयस्क के सांद्रण का मतलब भी हमें पता चल गया भाई कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है, अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क को प्राप्त करना अयस्क का क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए सांद्रित अयस्क है
तो सबसे पहले तो हम अयस्क को प्राप्त करते हैं मिट्टी से, फिर अयस्क को शुद्ध करते हैं यानी इसका क्या करते हैं सांद्रण। अब सांद्रित अयस्क से हमें प्राप्त करना होता है धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, और धातु के ऑक्साइड से हमें प्राप्त करना होता है धातु, और फिर इस प्राप्त धातु को शुद्ध करना होता है जिसे कहते हैं इसका शोधन। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो धातु कर्म कहलाती है, यानी अयस्क को पृथ्वी से प्राप्त कर उचित प्रक्रिया के माध्यम से उससे शुद्ध धातु को प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। अयस्क क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिससे धातु की प्राप्ति करने से हमें लाभ होता है, उसे अयस्क कहते हैं। और अयस्क में अशुद्धि जो होता है उसे दूर करना सांद्रण कहलाता है। सांद्रण में 2 विधि इम्पॉर्टेंट थी हमारा, फेनुत्प्लावन जो कि सल्फाइड अयस्क के लिए था, और दूसरा निच्छालन जो कि बॉक्साइड अयस्क के लिए था। अब है धातु का ऑक्साइड प्राप्त करना। तो सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने की 2 विधि हैं। पहला है भर्जन, या जिसको हम लोग कहते हैं जारन, और दूसरा है निस्तापन। यानी ये हो गया कैल्सिनेशन, ये हो गया रोस्टिंग। अब देखिए जारन का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अयस्क है ZnS, जिसको हम लोग कहते हैं जिंक ब्लेड। ये क्या है? ये भी पूछा जाता है जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, तो जिंक का है। सूत्र क्या होता है? ZnS। और एक होता है ZnCO3, ये होता है कैलेमाइन। और कैलेमाइन भी किसका अयस्क है भाई? कैलेमाइन भी जिंक का अयस्क है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnCO3, यानी जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट। अब देखिए ये दोनों ही अयस्क किसके हैं भाई? तो ये दोनों ही अयस्क किसके हैं? ये दोनों अयस्क हैं जिंक के, जिंक धातु के। ये हैं सल्फाइड अयस्क, ये क्या है? सल्फाइड अयस्क। और ये क्या है? ये है कार्बोनेट अयस्क। एक सल्फाइड अयस्क है, एक कार्बोनेट। अब इस दोनों से हमें क्या करना है? पहले तो इसको उचित प्रक्रिया के द्वारा क्या करा लेंगे? सांद्रण निशुद्ध करके प्राप्त कर लेंगे इसी को। अब इससे हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त करना है, ZnS से भी और ZnCO3 से भी। तो देखिए धातु का ऑक्साइड जब प्राप्त करेंगे तो दोनों में ही हमें क्या प्राप्त करना है? ZnO, यानी जिंक का ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से है, तो इसको सीधे गर्म कर देंगे तो हमें ZnO प्राप्त हो जाएगा, और साथ में हमें CO2 गैस जो है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीधे नहीं, हमको ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन से संयोग करा के तब क्या कराना होगा? गर्म। तब हमें क्या प्राप्त होगा? तब जाके हमें जो है ZnO प्राप्त होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर अभी कारक में नहीं रहेगा तो प्रतिफल में कहाँ से आएगा? तो यहाँ से इसीलिए सल्फाइड अयस्क से धातु के ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की उचित मात्रा में इसे गर्म करके हम धातु के ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भर्जन या जारन। जारन से याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जलता है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, प्लस का मतलब मौजूदगी, और निस्तापन जो होगा ऑक्सीजन की अब्सेंस में, यानी माइनस का मतलब हो जाएगा अब्सेंस में। देखिए यहाँ पे जैसे कार्बोनेट अयस्क है, तो कार्बोनेट अयस्क को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में सीधे गर्म कर दिए, जबकि जो है सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके हमने क्या किया? धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया। इस प्रक्रिया को कहेंगे भर्जन या जारन, जिसे इंग्लिश में रोस्टिंग कहेंगे, और इसको कहेंगे निस्तापन। तो भर्जन क्या होता है? जब सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो उसे भर्जन कहते हैं या जारन कहते हैं। और जब सांद्रित अयस्क को बिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे निस्तापन कहते हैं। इस दोनों में बेसिक अंतर आपको ध्यान में रखना है, भर्जन या जारन और निस्तापन में, कि भाई भर्जन क्या होते हैं? भर्जन होते हैं, अभी जो हमने परिभाषा बताई, धातु के सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, और यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को गर्म करके धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। दूसरा, इसके द्वारा सल्फाइड अयस्क को गर्म करके उसका धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, और इसके द्वारा जो है कार्बोनेट अयस्क को है गर्म करके हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? धातु के
ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। तो 2 नंबर अच्छा से लिख दीजिएगा। एग्जाम